देखिए दोस्तों, ये जो बिहार में भरत भूषण तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ है, इसको कोई भी सही साबित नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। 16 जून को फेसबुक लाइव, 17 जून को एनकाउंटर में मौत। ये कहानी है 28 साल के बिहार के भरत भूषण तिवारी की। वो भरत भूषण तिवारी जिसके इर्द गिर्द फिलहाल बिहार में सवालों का तूफान खड़ा है। बिहार में आज हर गांव, हर चौपाल और हर घर में एक ही सवाल पूछा जा रहा कि अगर कोई लड़का सिस्टम से तंग आकर गांव की टूटी सड़क, बाढ़ से हाहाकार को देखकर हाथ में हथियार उठा ले, तो क्या पुलिस उसको तब भी ठोक देगी जब वो सरेंडर की बात कर रहा हो? आप हिंदू हित की बात करते हैं, सनातन हित की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे तो उसका हम समर्थन कर देंगे। आपका गलती बताना भी हमारा काम है, तभी हम आपके सच्चे साथी और समर्थक हैं। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भरत तिवारी जी का एनकाउंटर हुआ है वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और उनका कहीं भी ये नहीं देखा गया कि वो कोई गलत काम कर रहे हों, गुंडा हो, मवाली हो, चोरी हो, इस तरह की धाराएं उन पर दर्ज भी नहीं है। वो अपने देश, अपने बिहार, अपने जो कस्बा है, जो गांव है, उसके लिए वो कार्य कर रहे थे। देखिए, हम मानते हैं कि आप एक सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला सरकार हैं, लेकिन ये कौन सा बढ़ावा है कि एक उत्साहित लड़का, एक अपना समाज का कार्य करने वाला लड़का, एक अपने कस्बे को, अपने गांव को विकसित बनाने के उद्देश्य से कोई काम कर रहा है, आप लोग के पास दौड़ रहा है, अधिकारियों से मिल रहा है, अधिकारियों का गलती बता रहा है, तो आप उसका एनकाउंटर कर देंगे। वो जब कि सिलेंडर कर चुका है तो आप कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं? हिंदुओं की पार्टी के तौर पे आपका पहचान है, बीजेपी का पहचान सनातनियों के सपोर्ट का एक पार्टी माना जाता है, लेकिन आप इस तरह का कार्य करेंगे। बिहार में जो एक उत्साहित लड़का, अपने गांव कस्बे के लिए काम कर रहा लड़का, उसको आप इनकाउंटर कर देंगे तो ये किसी को स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी हालत में इसकी स्वीकृति कोई नहीं देता है। सनातन तो ये इजाज़त भी नहीं देता है कि आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आदमी को बिना गलती का उसका हत्या कर दें, उसका एनकाउंटर कर दें। ये तो इजाज़त सनातन नहीं देता है। इस चीज़ को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम समर्थक भी हैं, सनातन के समर्थक हैं, हिंदुओं के समर्थक हैं, हिंदू धर्म के समर्थक हैं, आप हिंदू समर्थित पार्टी हैं, तो हम आपके भले के लिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है और इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, अपना गलती सुधारना चाहिए और जो परिवार कह रहा है उसको मानना चाहिए। वो जो भी मांग कर रहा है वो आप अगर कर रहे हैं, उसको स्वीकृत कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, ये बहुत कम है। ये चीज़ आपको कर लेना चाहिए, ये आपको सुधार कर लेना चाहिए, नहीं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी भविष्य में। अगर आप गौ माता की रक्षा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 14 गौ रक्षकों को एक मुस्लिम महिला जज ने उम्र कैद की सजा सुना दिया है। और इन लोगों का जुर्म सिर्फ इतना था कि ये लोग गाय को जो है तस्करी से बचाते थे और जो भी लोग गाय की तस्करी करते थे उनको पीटते थे और अपनी गौ माता की रक्षा करते थे। अब जरा सोचिए कि अगर आपके जैसे हर जज इसी तरह से अगर धर्म के बारे में सोचकर और फैसला देने लगे तो देश का क्या होगा। आपने 14 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दे दी। अब अगर इस प्रकार से देखा जाए, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो असद के साथ कई लोग मिलकर सूर्या का हत्या किए थे, तो वहाँ भी सारे लोगों को उम्र कैद की सज़ा हो जानी चाहिए थी। यहाँ तो ये वो लोग गौ रक्षक थे इसलिए आपने उम्र कैद की सज़ा सुना दी। ये आपकी मानसिकता है। इस तरह से आपका सोचना किसी भी स्तर पर सही नहीं है। उन लोगों ने जो गौ तस्करी कर रहे थे उनकी हत्या उन लोगों ने की नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में उसका मृत्यु हो गया। तो गौ रक्षक तो बहुत कोमल दिल के होते हैं। गौ रक्षक कभी भी किसी की हत्या नहीं कर सकते। वो जब गाय की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका इतना कोमल दिल है, तो भला किसी आदमी की हत्या कैसे कर सकते हैं? लेकिन
वही कहते हैं ना कि पढ़ लिख कर भी आपने एक जाहिलियत वाली काम कर दी है। इससे तो लोगों में यही संदेश जाएगा ना कि ये लोग पढ़े लिखे भी होते हैं तो बड़े जाहिल वाले काम करते हैं। ये लोग पढ़ लिख भी जाएं तो इनकी सोच नहीं बदलती है, इनका वही कट्टर सोच रहता है, जिहादी सोच रहता है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी इस जाहिलियत का सोच का समर्थन करते हैं और खुश हो गए हैं कि इन लोगों की उम्र कैद की सज़ा हो गई है, तो ये आपको बता देना चाहूँगा कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ इसकी अपील होगी और वहाँ पर वो लोग निश्चित रूप से निर्दोष साबित होंगे। हमारी पूर्वी सीमा से इस वक्त एक ऐसी बड़ी और अभूतपूर्व खबर सामने आ रही है जिसने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में भारी हलचल पैदा कर दी है। आप सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भारत अपनी ही जमीन पर दिन रात सुरक्षा बाड़ यानी तार फेंसिंग का काम पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इस काम को रोकने के लिए सामने वाले पक्ष ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमा पर चल रहे इस काम के बीच अचानक एक ऐसी अप्रत्याशित घटना सामने आई है जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अलर्ट मोड पर डाल दिया है। खबर आ रही है कि सीमा के एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्से में लगभग 28 किलोमीटर लंबी तार फेंसिंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहां की कुछ स्थानीय ताकतों और उपद्रवियों ने मिलकर भारत की इस सुरक्षा दीवार को भारी नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया है। उनका मानना था कि वे इस हरकत को अंजाम देकर आसानी से बच निकलेंगे और भारत को बैकफुट पर धकेल देंगे, लेकिन वे हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों की मुस्तैदी को आंकने में पूरी तरह भूल कर गए। जैसे ही इस नुकसान की भनक हमारे अलर्ट कमांडरों को लगी, वैसे ही बिना एक पल गवाए ऑन द स्पॉट एक ऐसा कड़ा और फौलादी जवाब दिया गया जिसने बांग्लादेश के आला अफसरों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। आखिर इतनी लंबी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के पीछे कौन 15-25 वालों, ये तुम लोग बंदरों वाली हरकत जो कर रहे हो, फेंसिंग नोचना, हटाना, तोड़ना, सोचो एक बार भारतीय सेना तुम लोग को रिमांड पर ले ले तो फिर तुम लोगों का क्या हाल होगा। अगर 2-4 छिटपुट गोलियां भी चल गई तो तुम लोग का तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मगर ये भारत की उदारता है और भारतीय सैनिकों का दया है कि जो तुम लोग इस तरह की हरकत कर ले रहे हो, मगर इस पे सख्त कार्रवाई ज़रूर होगी। अरे इधर आकर तुम लोग क्या करोगे बे? हम लोग का बाथरूम साफ़ करने की इतनी छटपटाहट है, तुम लोग उधर ही रहो। बाथरूम साफ़ हम नहीं करवाना चाहते हैं। यहाँ आकर गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आकर कहीं स्टेशन पे घर बना दोगे, कहीं झुग्गी तान दोगे, कहीं गरीबी का नाटक करके कहीं रोड पर लेटे रहोगे। अब हमें क्या पता कि ये लोग कहाँ के हैं। बाद में चेक करने पर तुम वही 15-25 वाले निकलते हो। तो इसलिए तुम्हारी ज़रूरत हमारे देश में नहीं है। हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। कितनी छटपटाहट है इन भिखारियों की कि फेंसिंग तोड़ दे रहे हैं। अरे मैं आना चाहता हूँ। अरे इधर मत आओ, इधर और मुश्किल है, इधर डंडे बज रहे हैं और रेलाई हो जाएगी, इसलिए तुम लोग नहीं आओ तो बेहतर है। उधर शिवेंदु दा बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं। तुम लोगों को तो बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। अगर गलती से भी तुम लोग दिख गए तो कहीं जेल में ठूसे जाओगे। इससे अच्छा है कि भाई साहब सुखी संपन्न अपने घर में रहा करो ना। दूसरे के घर में घुसने की क्या ज़रूरत है? दूसरे का बाथरूम साफ़ करने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब नोएडा में इतनी जगह नहीं है, अब उधर ही रहो। तुम लोग का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तूने शेर बनाया ये प्रोटेस्ट बन जा। कौन क्या तू कॉकरोच है? नहीं, तू कॉकरोच है? बेरोजगार हर एक युवा को बेरोजगार क्यों है? काम करना। कौन क्यों नहीं कर रहा काम? 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था मोदी। बिल्कुल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था। मिली? नहीं मिली तो फिर तो उसका विरोध करो। वही कर रहे तो हैं। मैंने कहा मना किया है? तो फिर वही कर रहे हैं। मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पहचान की बात कर रहा हूँ। तेरी पहचान मोदी है, मेरी पहचान मोदी है नहीं। तू शेर हाँ। जंगल में गया था? क्यों करूंगा मैं जंगल में? इंसान है, इंसान कपड़ा पहन के घूमता है तो इंसान का जो अरे भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करो तभी बेरोजगार मिल रहे होगे। तो फिर पूछो कौन सा काम करा? नहीं, शेर वाला क्या काम किया है? तू विरोध कर रहा है। ये देखो
मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो बेरोजगारी होती नहीं। थोड़ी पढ़ाई करो कि बेरोजगारी होना। ये लो, इनको देखो, ये लोग तो पूरे घबरा गए भाई। कॉकरोच वालों, आप लोग तो पूरा घबरा गए हो यार। अब सरदार जी आ गए हैं, इनको झेलो अच्छे से। अब तो देख रहे हैं कि आप लोग पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे हो, पत्रकारों को भी टारगेट कर रहे हो यार। अरे सच्चाई जो दिखा रहा है उसको दिखाने दो, उसका भी अपना राइट है। गवर्नमेंट बिहेवियर है इस गवर्नमेंट का, ऊपर नीचे चीज़ें पहले की सरकारों में भी हुई है, राइट। लेकिन वो तब के मंत्रियों में इतना गूदा था कि वो अकाउंटेबिलिटी लेते थे और रिजाइन करते थे। आज धर्मेंद्र, इतने लोग मर गए, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लोग सड़कों पे हैं। This government doesn't care about anyone. They don't care about farmers. They don't care about students. They don't care about teachers. They don't care about women. They care about no one. अभी भी इतना प्रोटेस्ट हो गया, इतने बच्चे सड़कों पे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इतनी शर्म नहीं आई कि सड़कों एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बच्चों के माँ बाप से माफी ही मांग ली जाए। आई उनको शर्म। और मुझे पता है कि अभी भी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना धर्मेंद्र प्रधान को, ना नरेंद्र मोदी को, ना अमित शाह को, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। इस देश के मुखिया सड़कों पे, बच्चे सड़कों पे। एलिजिबल कौन है? एलिजिबल कौन है? अगर ये सारे नकारे हैं, चलिए मान लिया, एलिजिबल व्यक्ति कौन है जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो अकाउंटेबिलिटी ले? कौन है? इस सरकार में, इस कैबिनेट में तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई। ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कौन एलिजिबल? ऐसे तो मुझे कोई ऐसे नाम याद नहीं आ रहा कि कोई। तो अगर नेता ही सारे रिजाइन कर जाएंगे, देश संभालेगा कौन? क्या ये जेनजी जाएगा, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कोई भी बैठ जाएगा? अच्छा। बात अकाउंटेबिलिटी लेने की है, ठीक है। चलो कोई भी जो अकाउंटेबिलिटी तो इस प्रोटेस्ट में भी नहीं देखने को मिल रही है। आरएसएस की बातें हो रही हैं, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, आरएसएस की बात है। तमाम अरे कटे हुए खजूर की मोटी सी काली जड़, तेरे को कोई पसंद नहीं है। तेरे को पूरे पार्टी में कोई पढ़ा लिखा, कोई अच्छा आदमी, कोई काम करने वाली दिखता ही नहीं है। तो इसका मतलब तेरा समझ में आ गया कि तेरे को क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन वो तेरा सपना पूरा होने वाला नहीं है। हम लोग भी समझ गए कि तुम किस मानसिकता से आई हो। मेरे को तो कोई पसंद नहीं, मुझे तो कोई दिखता ही नहीं है। अबे तुझे कहाँ से दिखेगा? तेरे आँखों पे तो पट्टी पड़ा हुआ है ना, तेरे आँखों पे तो एक विरोध, झूठ मूठ का नाटक, जिहादियों वाली सोच की पट्टी पड़ी हुई है। तो तुम क्या करोगी? तेरे को तो कोई अच्छा नहीं दिखेगा, तो तेरा ये सपना पूरा भी नहीं होने वाला है। मैं तो कहता हूँ उस थप्पड़ की ज़रूरत अभिजीत दीपके को ज़्यादा नहीं थी, इसको ज़्यादा थी। इस काली गेंडी मोटी को उस थप्पड़ की ज़रूरत थी, इसे ही 2 चांटे लगाना चाहिए था। इसका तो कोई स्टैंड ही क्लियर नहीं है, इसका कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। इसी को 2 रपटे खींच के कान के पास फटाक फटाक लगाने चाहिए था, तब इसके जाके अकल ठिकाने आते, तब इसको पता चलता है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन योग्य है और किसको लाना चाहिए।